इस्लामी आक्रमणकारी आए थे, इनको हर बार परास्त किए और हमने अपना कल्चरल आइडेंटिटी और अपना सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को हमने रक्षा किया है। हमने धर्म और मातृभूमि को हमने रक्षा किया है, इसलिए हम आज सर्वाइव कर रहे हैं, आज हम जिंदा है। जय हिंद दोस्तों, आज से आपके सामने अहोम साम्राज्य के बारे में उनका इतिहास मैं लेके आता हूँ। अहोम साम्राज्य जो है 13वीं शताब्दी में असम के ब्रह्मपुत्र एरिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद 600 वर्ष तक उनका साम्राज्य लगातार चलता रहा। बंगाल के सुल्तान, उन्होंने वह बहुत हमला किया उनके ऊपर उसको हथियाने के लिए, परंतु हर हमले को अहोम साम्राज्य ने उनको खदेड़ दिया। औरंगजेब जो मुगलों का आप ये कह सकते हो आखिरी राजा था, औरंगजेब ने 1658 में अहोम साम्राज्य के ऊपर हमला किया उसको हथियाने के लिए, लेकिन उसके अटैक्स भी सारे निष्फल हो गए। अहोम और मुगलों के बीच अनेकों युद्ध हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो युद्ध था वो सराय घाट का युद्ध था। उस युद्ध में भी अहोम ने मुगलों को अच्छे से परास्त किया। लच्छित बारफुकन जो हैं वो अहोम साम्राज्य के एक बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा थे। उन्होंने अनेकों युद्ध जीते अहोम के लिए और मुगलों से भी उनकी लड़ाई हुई और मुगलों को भी उन्होंने परास्त किया। तो दोस्तों, अहोम साम्राज्य का सारा इतिहास आपके सामने मानुषी जी सिन्हा लेके आएंगी, जो आज से हमारे साथ जुड़ी हैं और कई एपिसोड्स में इस इतिहास को लेके आएंगी। मानुषी जी के बारे में आपको कुछ बता दूं मैं। मानुषी जी ई-पत्रिका myindiamyglory.com इसकी संस्थापक हैं, जो भारत के भूत एवं वर्तमान को इतिहास तथा धरोहर के विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। मानुषी जी ने 8 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 2 श्री कृष्ण पर आधारित हैं। पुणे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करके मानुषी जी इतिहास की शोधार्थी एवं ब्लॉग लिखती हैं। सैफरन सोर्ड्स आपकी सबसे चर्चित पुस्तक है। दोस्तों, ये पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है, सैफरन सोर्ड्स, और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। यह देश के धरोहर स्थलों यथा प्राचीन एवं मध्यकालीन ऐतिहासिक मंदिरों, किलों, महलों आदि का निरंतर भ्रमण करती रहती हैं। इतिहास की ये शोधकर्ता हैं और ये सारे जो भ्रमण करती हैं, इसका अल्टीमेटली निचोड़ निकाल कर ये पुस्तकें लिखती हैं और इन्हीं विषयों पर लेखन कार्य भी करती हैं। तो दोस्तों, आइए आज से शुरुआत करते हैं मानुषी सिन्हा जी के मुख से अहोम साम्राज्य के बारे में। नमस्ते, वंदे मातरम। अहोम्स के ऊपर एक श्रृंखला पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए मेरा देश, मेरी स्वाभिमान यूट्यूब चैनल को मेरा आभार। अहोम्स कौन थे? अहोम्स का ओरिजिन क्या है? वो असम में कहाँ से आए थे और कितने साल तक अहोम्स ने शासन किए? इस पे हम कई एपिसोड्स में ये सब हम चर्चा करेंगे। तो असम जो है वो पहले कामरूप के नाम से जाने जाते थे और कामरूप से पहले प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाने जाते थे। प्रागज्योतिषपुर का जिक्र जो है वो हमारे जो भी इतिहास का ग्रंथ है और जो हमारे एपिक्स है महाभारत, वहाँ भी प्रागज्योतिषपुर का जिक्र है। महाभारत काल में प्रागज्योतिषपुर का राजा थे नरकासुर। वो भौमा राजवंश से थे और नरकासुर को कृष्ण और सत्यभामा ने वध किया था। नरकासुर का बेटा भागदत्त वो महाभारत युद्ध में शामिल था। वो मगध नरेश, मगध का राजा जरासंध का मित्र था और भागदत्त महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष में युद्ध लड़े थे। जब महाभारत युद्ध में शुरुआत में भागदत्त ने
कई सारे महारथियों का वध किया था। अंत में अर्जुन ने भगदत्त का वध किया। असम में प्राचीन काल में अनेकों राजवंश ने राज किया था। जैसे नरकासुर का जो राजवंश था वो भौमा था। भौमा से पहले दानवों का राज था। उसके बाद दावा का राजवंश का राज था। उसके बाद बर्मन डायनेस्टी का शासन था। बर्मन डायनेस्टी का शासक जो थे वो लोग अपने को नरकासुर का वंशज ही मानते थे। वो दे क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम नरकासुर एंड भागदत्ता। और उसके बाद सलस्तंबा राजवंश का राज था। सलस्तंबा के बाद पालास का राज था। जो हम पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल के बारे में हम लोगों ने सुना है, असम में भी पाला डायनेस्टी का राज था। जो बंगाल का पालास थे वो बुद्धिस्ट थे। जो असम के पालास थे वो हिंदू थे। पालास के बाद खेन राजवंश का राज था और उसके बाद अहोम राजवंश का शासन था। तो ये सब जो राजवंश थे, इनमें से जो इस्लामी आक्रमणकारी जो आए थे, पहला इस्लामिक आक्रमण था 1206 में। तब खेन साम्राज्यों का राज शासन था। खेन राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी को युद्ध में हराया था और बख्तियार खिलजी के कुछ सैनिक वहाँ बंधक बनाए गए थे एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो वहाँ राजा पृथु ने उनको वहाँ रहने के लिए अलाउ कर दिए थे। तब से इस्लामिक जो भी सेटलमेंट हुए थे राजा पृथु के समय से हुआ था। तो राजा का पृथु के बाद बंगाल सुल्तानत फोर्सेस के कई बार आक्रमण हुए। जब राजा पृथु के जो वंशज हैं, इन लोगों ने बंगाल सुल्तानत फोर्सेस को कई बार इन लोगों ने आक्रमण किया था और हर बार जो खेन राजवंश के राजाओं ने हराया था। इसके बाद जो अहोम राजवंश का जो शासन था, अहोम राजवंश के शासन के दौरान भी बंगाल सल्तनत के जो भी इन्वेडर्स थे वो लोग आक्रमण किए थे। तो हर बार जो अहोम जो शासक थे वो लोग हर बार युद्ध में वो लोग जीत गए थे। और उसके बाद अहोम्स लोग मुग़लों के विरुद्ध भी लड़े। कम से कम 26 बार मुग़लों ने अपना सैनिक भेजे थे वहाँ युद्ध के लिए और मैक्सिमम बैटल्स में अहोम्स लोगों ने हरा दिया था। तो हम लोग जब भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं, हमें ये एकेडमिक पाठ्यक्रमों में ये पढ़ाया जाता है कि मुग़लों ने पूरा भारत का राज किया। यह एक मैप बना के दिखाया जाता है कि पूरे भारत में मुग़लों का शासन था। और या तो जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स इसके पहले भी आए, उसके बारे में हमें पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि इनका शासन था। लेकिन जो फैक्ट्स है वो अलग है। फैक्ट जो है वो हमें बताया नहीं गया। एक वन साइडेड जो नैरेटिव है, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है, वो हमें जो भारत का आज़ादी 1947 के बाद हमारे पाठ्यक्रमों में एक वन साइडेड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव हमें पढ़ाया गया। जो भी इस्लामी आक्रमणकारी आए थे, इनके जो इन लोगों ने अत्याचार किया था, इन लोगों का जो एट्रोसाइटीज़ था, जैसे कि इन लोगों ने बिलियंस में इन लोगों ने नरसंहार किया, जो जेनोसाइड मसकर किया था, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारे कल्चरल सिंबल्स, टेम्पल से लाखों नंबर्स में इन लोगों ने हमारा धरोहर को नष्ट किया। हमारे बहुत सारे बहन माँ वुमेन को सेक्स स्लेव्स बना के ये लोग लेके गए थे, रखे थे और भी हमारे देश को लूटा। पहले हमारे भारत को सोने का चिड़िया के नाम से जाने जाते थे और जो भी जीडीपी के बारे में आज के दिन में हम जीडीपी की बात करते थे, तब जीडीपी बहुत हाई था। तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हुआ करते थे भारत। तो ये सब इस्लामिक आक्रमणकारी, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने आके भारत को वापस फिर एक पूरा एक पॉवर्टी, और जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी था, ऑलमोस्ट यहाँ 100% लिटरेसी रेट था। हर कोई जो है लिटरेट हुआ करते थे। जैसे हम पूरा एक जनरल इतिहास की बात करते हैं, तो ब्रिटिश लोग जब आए थे तो यहाँ एक गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चला करते थे। जैसे असम में हो या पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो या पूरा भारत में, जो भी हमारा
पाठ्यक्रम जो भी हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो ज़्यादातर गुरुकुल्स हुआ करते थे, आश्रम्स, और जो भी मंदिरों के जो प्रीमिस में ही वो गुरुकुल्स हुआ करते थे। और ये गुरुकुल जो है दिस वर रन अंडर द पैट्रनेज ऑफ द रूलर्स ऑफ रेस्पेक्टिव किंगडम्स। और जो उस समय के जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो भी कम्युनिटीज़, जो भी रिच लोग हुआ करते थे, वो लोग डोनेशन करते थे। और जो भी राजा हुआ करते थे वो लोग गांव डोनेट किया करते थे। तो उस गांव से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसी से वो गुरुकुल चलाते थे, वो मंदिर की मेंटेनेंस हुआ करता था। तो ब्रिटिश लोग जब आए तो उन लोगों ने एक सर्वे किया था। वो सर्वे का रिपोर्ट, कुछ हिस्से का रिपोर्ट एक किताब में अवेलेबल है, द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। वो किताब आज भी इजीली अवेलेबल है। उसमें वो सर्वे का कुछ रिपोर्ट्स वहाँ है। तो उस सर्वे के हिसाब से लाखों गुरुकुल हमारे पूरे भारत में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरे भारत में फैला हुआ था। सिर्फ बिहार और बंगाल में ही 1 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल्स थे। तो ये सब जो पैट्रोनेज है वो ब्रिटिश लोगों ने बंद कर दिया। और उस समय का ये भी बताया जाता है, जैसे आज के जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम इज प्लेगुइंग द कंट्री, इट इज़ क्रिएटिंग फर्दर डिविजन्स विद इन द सोसाइटी, इट इज़ ब्रेकिंग इंडिया। तो ये पहले वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो पहले ये वर्ण सिस्टम के माध्यम से ही ये सब गुरुकुल्स में भी जो भी स्टूडेंट्स आते थे, वो धर्मपाल की किताब जो है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 56 to 60% जो भी स्टूडेंट्स थे वो शूद्र वर्ण से थे। आज के दिन में शूद्र वर्ण को दलित के नाम से टैग किया जाता है, आदिवासी वनवासी के नाम से जाने जाते थे, टैग किया जाता है। तो पहले जो यहाँ व्यवस्था थी, असम में हो, हर जगह में यही व्यवस्था थी। तो ये इस्लामिक आक्रमणकारी आने के बाद और ब्रिटिशों के आने के बाद पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो भी हमारा कल्चरल लैंडस्केप, जो हमारा सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, इस पे बहुत वार हुआ, इस पे बहुत अफेक्ट हुआ। तो और जो ये मैप में दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि पूरा भारत में इस्लामियों ने राज किया, ये पूरा फैक्ट्स गलत है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न में जब हम जाते हैं तो गुवाहाटी जो है, पहले गुवाहाटी को कामरूप के नाम से भी जाने जाते थे। तो गुवाहाटी एक मुख्य द्वार है नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करने के लिए। तो ये गुवाहाटी कैपिटल सिटी हुआ करते थे, जो खेन डायनेस्टी और पहले जो जितने भी प्राचीन राजवंश के बारे में हमने बात किया, तो वहाँ मेजर जो कैपिटल सिटी, जो राजधानी हुआ करते थे गुवाहाटी, तो ये मुख्य द्वार थे। तो पहले जो युद्ध हुआ करते थे, बहुत आपस में जो भी लोकल रूलर्स के बीच में युद्ध कम होते थे नॉर्थ ईस्ट में। इस्लामी आक्रमणकारी आने के बाद कई बार हमला हुआ, वो गुवाहाटी के जो मुख्य द्वार है उसके जरिए वो लोग हमला करते थे। तो हर बार जो भी आहूम के पहले जो भी खैन साम्राज्य था, वहाँ के राजा हर बार जो भी इस्लामी आक्रमणकारियों को हराए थे। और उसके बाद आहूम लोगों ने भी कई बार, जितने भी आक्रमण हुए थे, कई बार इनको हरा दिया। तो एक ये बात कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इस्लामियों ने अपना राज्य कभी स्थापित कर ही नहीं पाए, वो लोग कभी रूल कर ही नहीं पाए। और नॉर्थ ईस्ट जो एक ज्योग्राफिकल हम टेरिटरी की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इलाका है। तो ये पूरा जो हमें जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रमों में कि पूरी भारत में इनका शासन था, तो नॉर्थ ईस्ट का तो टेरिटरी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो नॉर्थ ईस्ट का भी शासन में आए ही नहीं थे। ठीक इसी तरह हम साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री और बंगाल की भी बात करें तो बंगाल का कुछ हिस्सा इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी था कई सारे राज्यों का, और कुछ हिस्से बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस के अंडर था, जो बाद में मुगलों के अंडर वो वैसल रूलर्स हुआ करते थे बंगाल सुल्तानेट। फिर हम साउथ की बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय के लिए जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, वो जीते थे, लेकिन वापस फिर वहाँ के हिंदू राजाएं वो सारे अपना राज्य रिक्लेम कर लिए थे। और इसीलिए जो मैप या जो भी हमें पढ़ाया जाता है कि पूरी भारत में शासन किए थे इस्लामियों ने, ये गलत है। ये सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट में कुछ हिस्सों में इन लोगों ने राज किया। और नॉर्दर्न बेल्ट में इसीलिए आपको कोई भी धरोहर, जो हमारा पुराना एंशियंट बहुत सारे मंदिर थे, जब हम पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं, जैसे पूरी जब हम नॉर्दर्न बेल्ट की टेरिटरी बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तो इसमें पूरा बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे पहले।
तो ये सारे हमारे इवन जो मुसलमान हिस्टोरियंस हुआ करते थे, इन लोगों के रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि किस तरह इस्लामी आक्रमणकारी सारे मंदिरों का ध्वंस कर दिए थे। फॉर एग्जांपल मथुरा में जब महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया, सिर्फ मथुरा में 2000 मंदिर थे, उसमें से 5 मंदिर ऐसे 5000 साल, उस समय 4000 साल पुराना था, तो आज के दिन में वो 5000 साल पुराना होता। तो बनारस में आज से 500-600 साल पहले 1000 मंदिर तोड़े गए थे। ठीक इसी तरह जो भी ये यूपी क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों को ध्वंस किए गए। तो इसीलिए हमारा ये जो कल्चरल सिंबल्स देखने को नहीं मिलता। ठीक इसी तरह जब आहूम का राज्य, आहूम का शासन जब था, उसके पहले खेन का शासन था, उस समय भी जब भी मुसलमान आक्रमणकारी जाते थे, इन लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितना भी हिंदू टेम्पल्स का कुछ भी सिंबल्स मिले वो ध्वंस करे। तो इन लोगों ने असम में भी ध्वंस किए थे। तो वहाँ कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जिस तरह से फेथ ट्रियम्फ्स ओवर फैनेटिसिज्म एक कहावत है। ठीक इसी तरह भारत में हर जगह जहाँ भी जो प्रिंसिपल मेजर प्राचीन मंदिर जो भी तोड़े गए वापस वो फिर से बनाए गए। तो असम में भी आहूम्स के द्वारा, खेन्स के द्वारा जो भी मंदिरों का पुनर्निर्माण किए, उसका भी हमारे पास शिलालेख में उल्लेख है, इसका रिकॉर्ड्स है। सिर्फ असम में ही नहीं, पूरे भारत में ये एक ही सेम टाइप ऑफ स्टोरी है। तो ये संक्षेप में हमने जो पूरा सिर्फ असम की ही नहीं, पूरी भारत का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो दिए है। तो अभी हम आहूम्स कौन थे इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। एक मिसकंसेप्शन है कि आहूम्स जो है वो फॉरेनर्स है, ये लोग बहुत सारे लोग बताते हैं और ये कहते हैं, कुछ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस दे से कि आहूम्स फॉरेनर्स है और हिंदू नहीं है या हिंदू नहीं थे। अब बाद में ये लोग हिंदू बन गए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हिंदू अभी भी नहीं बने हैं। वो लोग प्राचीन अपना जो एक रिलीजन है, रीजनल एक रिलीजन है, उन्हीं को मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसी को, ये एक जो नैरेटिव पूरा चलाया गया है, इसको हम आज डिबंक करेंगे। और क्योंकि ये नैरेटिव इसलिए चलाया जाता है क्योंकि हमने इवन असम में भी, हमारे असम के पाठ्यक्रम में भी रीजनल जो भी हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, उसमें भी हम, चाहे वो खेन डायनेस्टी हो, चाहे आहूम इतिहास हो, प्राचीन का जितने भी डायनेस्टीज, राजवंश यहाँ शासन किए हैं, जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारा सिविलाइजेशनल जो लिगेसी है, उसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पढ़ने को मिलता है। अगर हम सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम लोग जब प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, प्राचीन जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस और संस्कृति की बात करते हैं, हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सुने हैं, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन सुने हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन सुने हैं। ये बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थे। जैसे भारतीय जो हमारा सिविलाइजेशन था, उसका ये सब कंटेम्पररी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे, सब एडवांस थे। लेकिन ये विद इन फ्यू डिकेड्स ऑफ इन्वेजन, ये सारे जो भी प्राचीन जो सभ्यता है ये खत्म हो गए। लेकिन भारत, इतना पुराना सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है, आज भी सर्वाइव कैसे किए हैं? ये क्योंकि हर क्षेत्र, भारत के हर क्षेत्र में, इवन इंक्लूडिंग असम एंड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, हर बार जो भी आक्रमणकारी, इस्लामी आक्रमणकारी आए थे, इनको हर बार परास्त किए और हमने अपना कल्चरल आइडेंटिटी और अपना सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को हमने रक्षा किया है। हमने धर्म और मातृभूमि को हमने रक्षा किया है, इसलिए हम आज सर्वाइव कर रहे हैं, आज हम जिंदा है। तो हमारा जो ये पूरा श्रेय आज जो हम है, इसका पूरा श्रेय हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स को जाता है। हर क्षेत्र के जो भी वॉरियर एंसेस्टर्स है, जो मिलियंस एंड बिलियंस ने, इन लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द मदरलैंड, फॉर धर्मा। तो इनको आज हमको ग्रेटिट्यूड देना है। तो लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ये जो हमारे प्राचीन, हमारा जो गौरवशाली इतिहास और जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो वॉरियर एंसेस्टर्स है, इनके बारे में हम लोगों को पाठ्यक्रम में पढ़ने को नहीं मिलता है। और हमें सिर्फ जो इन्वेडर्स की ग्लोरी, इनके जो एट्रोसाइटीज जो इन्होंने किया है, इसके बारे में तो हम को पढ़ने नहीं मिलता है। हमने तो पढ़ा है अकबर द ग्रेट, तो इन लोगों का इतना ज़्यादा इनका ग्लोरीफाई किया गया है। अगर यही हम असम में हो, रीजनल हिस्ट्री में भी यही पढ़ाया जाता है। मैं असम से हूँ, मेरा अपर असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। आहूम का वो घर था जो अपर असम, शिवसागर जो है आहूम का घर था। और
वह भी हमें बहुत कम, हमारे जो पाठ्यक्रम में बहुत कम पढ़ने को मिला, जो रीजनल हिस्ट्री है। तो नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे हमारे जो अपना कल्चरल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, अपना हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पढ़ा है। और एक्सकवेशंस तो बहुत सारे हैं, बहुत शिलालेख से हमें बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं हमारे ग्लोरीफाइड, जो हमारे ग्लोरिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा पृथु, जो खेन डायनेस्टी के राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी को हराया। बख्तियार खिलजी जो थे वो हमारे कितने सारे विश्वविद्यालय, जो भी यूनिवर्सिटीज थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, बख्तियार खिलजी ने ध्वंस किया था। उस समय जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ ध्वंस किया था, उस समय वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। 5 मल्टी स्टोरी लाइब्रेरीज थे जहाँ लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। ये सब सारे जो 2,000 स्टूडेंट्स और 10,000 स्टूडेंट्स का नरसंहार कर दिया, उसमें कुछ कुछ बच के निकले। और इन सब के डिटेल्स हमें चाइनीज रिकॉर्ड्स में मिलता है, और हमारे अपने रिकॉर्ड्स में ये सब नहीं मिलता, क्योंकि हमारा सब रिकॉर्ड जला दिए गए। तो जो चाइनीज हिस्टोरियन जो है उनको बहुत बहुत, हाँ, जो हमारे इंडियंस का बहुत बहुत आभार कि ये सब रिकॉर्ड्स उसमें उन्होंने कर रखे, डॉक्यूमेंट कर रखे हैं। तो ये जब बख्तियार खिलजी को किसने हराया, असम के एक राजा पृथु, जो खेन राजवंश है, उसने हराया। तो इसके बारे में हमने तो असम के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ये सब जो है हमारा, जो इन सब से हमें वंचित कर रखा है, हमारा अपना इतिहास हमसे वंचित कर रखा है। जैसे एक जमाइकन एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने कहा है कि एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक जो नेशन है, एक कंट्री है, उसका ध्वंस करना है तो उसका हिस्ट्री नष्ट कर दो, तो अपने आप वो ध्वंस हो जाएगा। सो ए पीपल और ए कंट्री विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट ओरिजिन हिस्ट्री इज लाइक ए ट्री विदाउट रूट्स। तो हम जो है, हम जैसा हमारा जो जड़ है हमारा खत्म हो गया है, क्योंकि हमें अपना इतिहास के बारे में हमें नहीं पता है। तो ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज के यूथ जो है, आज के नौजवान जो है, अगर उन्हें इतिहास के बारे में बोला जाए तो वो इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। वो कहते हैं पिछले हजारों साल का हमारा डिफीट्स का इतिहास है, हम लोगों का सरेंडर का इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने सरेंडर कर दिया, तो ये इतिहास हम जानकर क्या करेंगे। तो ये पिछले 1000 साल का इतिहास बहुत दुखी वाला इतिहास है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि यही हमें सब पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है। अगर हम जो ग्लोरीफाइड हिस्ट्री, जो पूर्वजों ने अपना सेक्रीफाइस किया मिलियंस एंड बिलियंस में, वो अगर पाठ्यक्रम में ला जाए, अगर हमारा जो भी शिलालेख में उल्लेख है, जैसे कि असम में, जैसे मैंने कहा राजा पृथु के बारे में, मैंने असम बोर्ड से मैंने पढ़ाया, अपना स्कूलिंग, अपना कॉलेज लेवल मैंने वहाँ से पढ़ाई किया असम से, लेकिन मैंने कभी राजा पृथु के बारे में नहीं पढ़ा, जो कि राजा पृथु के बारे में एक शिलालेख में उल्लेख है। कनाई बोरासी रॉक इंस्क्रिप्शन, ये गुवाहाटी में है, एक पर्वत में ये स्थापित है। उस इलाके में एक गणेश मंदिर है, वहाँ कई सारे शिलालेख है। पहला शिलालेख वो 1206 में बख्तियार खिलजी को जो हराया राजा पृथु ने, उसके बारे में है। उसके बाद अहुम लोगों ने कई बार जो मुगलों को हराया, उसके बारे में भी उस शिलालेख, कई सारे शिलालेख है, उसमें जिक्र है। शिलालेख तो एक 100% प्रमाणित वाला एविडेंस है हिस्टोरिकल, फिर भी ये सब प्रमाण होते हुए हमारे अपने इतिहास से हमें वंचित किया गया। तो ये अभी भी समय है, 70 साल से भी ज़्यादा समय बीत गए हैं, अभी भी समय है कि हम अपने जो रीजनल लेवल पे, अपना नेशनल लेवल पे, अपने पाठ्यक्रम में सच्चा इतिहास बताया जाए। हम ये नहीं कहते कि मुगलों को हटाओ, जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे उनका हटाओ, ये भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, क्योंकि ये लोग आक्रमण किए थे। इतिहास जो भी है, इतिहास जो हिस्ट्री है, जो वो एग्जैक्ट जैसा हुआ है वैसे वर्णन करो, वैसे बताओ। तो हमारा जो एक पाठ्यक्रमों में जो एक वन साइडेड नैरेटिव, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव बताया, वो नहीं होना चाहिए। एक पूरा सच बताओ। तो जो हमारे पूर्वजों, जिन्होंने भारत के हर कोने कोने में, जिन्होंने भी हमारा धर्म और हमारा मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़े फॉर अ पीरियड ऑफ 1300 years कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, उसके बारे में भी आप बताइए। जो एट्रोसाइटीज इन्होंने किया उसके बारे में बताइए। हमारा जो साइंटिस्ट से एंशियंट, जैसे कि हम पहले की प्रश्नोपनिषद जो बताते हैं, प्रश्नोपनिषद में जो उपनिषदिक टाइम्स जो 8000-10,000 साल पहले ये कंपोज किया गया, ऋषि पिप्पलादा और कुछ शिष्यों के बीच में एक डायलॉग, ज़्यादातर पुराण और महाभारत रामायण डायलॉग के हिसाब से ये
प्रस्तुत किए जाते हैं, ये जो ज़्यादातर जो भी हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स, तो उसमें पूरा जिक्र है। तो ग्रेविटी के श्रेय जब जाता है न्यूटन को जाता है, उन्होंने देखा कि एप्पल गिर गया तो ग्रेविटी को फाइंड किया, जैसे पहली बार वो एप्पल उन्होंने गिरा हुआ देखा है। तो हमारे 8,000 10,000 साल पहले प्रश्न उपनिषद में ग्रेविटी का जिक्र है। ठीक इसी तरह जो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट के बारे में, जो भी हमारा धरोहर के बारे में, फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस, हमारा जो मंदिर है, आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाइए, दैट इज ए हिस्ट्री इन स्टोन। वहाँ शिलालेख आपको मिलेंगे, वहाँ कार्विंग्स मिलेंगे, जो भी कार्विंग्स है वो कार्विंग्स आपको बताएंगे उस समय का इतिहास। तो दैट इज एवरी फोर्ट एंड फोर्ट्रेस, एवरी टेम्पल, एवरी एंशियंट टेम्पल इज हिस्ट्री इन स्टोन। तो हम ये भी इसके बारे में हम बताते नहीं। अगर ये हम बताते तो जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स है, वो खुद इंटरेस्ट लेंगे कि प्राचीन मंदिरों पे वहाँ ले जाएंगे, उनको जीता जागता इतिहास दिखाएंगे, हिस्ट्री इन स्टोन। सो ये सब के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में लाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 जनरेशंस एटलीस्ट हम लोग अपने इतिहास से वंचित किया गया। तो अभी दिस इज अगेन द राइट टाइम कि हमारा सच्चा इतिहास बताया जाए, चाहे वो रीजनल लेवल में हो, चाहे नेशनल लेवल में हो। तो वापस हम आते हैं, ये अहोम्स कौन है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अहोम्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि वो हिंदू नहीं है, वो बाहर से आए हैं। तो पहले तो कंसेप्ट ये है कि बाहर से आए हैं। इसका कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ ऐतिहासिक उदाहरण से। जब हम इस्लामिक आक्रमणकारी जब आए, तो इन लोगों ने अपना कल्चर, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना फेथ जो भारतीय नेटिव्स के ऊपर थोपा है। जिन लोगों ने नहीं माना है वो लोग उनको नरसंहार किए। दोज हु कन्वर्टेड टू इस्लाम उनको एक्सेप्ट किया है। और जो हमारे हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में एक आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, इसमें इस आर्ट ऑफ वॉरफेयर के अनुसार ये मानते हैं युद्ध में जो अगर आपस के राज्यों में अगर आक्रमण होते हैं तो वो पहले से तय होते हैं कि इस भूमि में एक पर्टिकुलर बैटलफील्ड का जगह चुनते हैं कि यहाँ युद्ध होगा। और फिर वहाँ के जो भी क्रॉप फील्ड्स है, जो भी धरोहर है, टाउन्स, विलेजेस, सिटीज जो भी है, वो ध्वंस नहीं करेंगे। जो वीमेन है, जो ब्राह्मण्स है, जो काउज है, जो बच्चे हैं, उनका कभी छुएंगे नहीं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो है बिलो द लेवल, वो कभी युद्ध में अटैक नहीं करेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म, आर्ट ऑफ वॉरफेयर में ये सब धर्म जो है रूल्स फॉलो किया करते हैं, जो हमारे हिंदू राजा है। और इस्लामी आक्रमणकारी इनका अपोजिट करते थे ये लोग। और एक बात है, जो हिंदू राजा जब युद्ध करते थे वो सनराइज से सनसेट तक करते थे, रात को कभी नहीं करते थे। और अचानक से आक्रमण कभी नहीं करते थे। इस्लामी आक्रमणकारी क्या करते थे, ये लोग रात को भी अचानक से आक्रमण कर देते थे और वीमेन को जबरदस्ती ले जाते थे और चिल्ड्रन का भी नरसंहार करते थे। एक एग्जाम्पल है, मथुरा में जब वो लोग अटैक किए थे तो रिकॉर्ड्स में है, इस्लामिक रिकॉर्ड्स में ही है, इस्लामिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है, जो मथुरा के जितने भी बच्चे थे सबका गला काट के इन लोगों का एक पहाड़ बना दिए गए थे, तो धड़ अलग और सर अलग। तो इसका भी रिकॉर्ड्स है। यमुना नदी जो है 14 दिन तक लाल रंग का नदी बह रही थी, क्योंकि इन सब का जो भी वहाँ जेनोसाइड हुआ था। क्योंकि मथुरा तो एक तीर्थ स्थल है, तो पूरी भारत के कोने कोने से वहाँ तीर्थ यात्री आते थे। होली के दिन में जो नरसंहार हुआ था, वहाँ होली के 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय नरसंहार हुआ था। तो बच्चे, औरत जो माँ है, उनके सामने उनका सर धड़ से अलग किए जाते थे। तो धर्म के विरोध इस्लामी आक्रमणकारी लड़ते थे। और प्लस ये लोग कन्वर्ट करते थे टू इस्लाम। और जब ये शासक हुआ करते थे तब जिजिया टैक्स लगाते थे। जो नॉन हिंदूज है उनको ये दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, पेइंग टैक्सेस, जिजिया टैक्स। वो भी ये काम करते थे कि जो भी नए तरीके से कन्वर्ट करेंगे उनको जिजिया से भी, तो वो लोग दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग जिजिया टैक्स, बट ऑल्सो दे वर गिवन इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिश लोगों ने भी अपना ही क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश की वजह से, और ये थोड़ा कुछ साल पहले आए थे जो क्रिश्चियनिटी शुरू हो गए थे। ब्रिटिश आने के बाद क्रिश्चियनिटी का मिशनरी एक्टिविटीज़ बहुत जोर शोर से शुरू हो गया था। तो क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में भी देखिए
नॉर्दर्न क्षेत्र थोड़ा सा बच गए हैं, तो क्रिश्चियनाइजेशन और इस्लामाइजेशन बहुत जोर तरीके से हुआ ये सब आक्रमणकारी आने के बाद। तो कुछ ऐसे और भी आक्रमणकारी आए थे जो भारत का हिस्सा कल्चर वो एडॉप्ट कर लिए, वो एसिमिलेट हो गए इसी कल्चर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल साका सत्रप्स के बारे में हम जब बात करते हैं, ये लोग इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता है। ये बैक्ट्रियन से ग्रीक बैक्ट्रियंस, थोड़ा ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है इनके ऊपर, थोड़ा बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस है, थोड़ा ईरानियन इन्फ्लुएंस है। तो ये लोग का भी कुछ शासन हुआ था भारत में। तो ये लोग जब शासन किए थे तो ये लोग पूरा जो अपना जो भी आइडेंटिटी है वो कभी कल्चरल फेथ का अपना आइडेंटिटी कभी भारतीयों के ऊपर थोपे नहीं। इनफैक्ट ये लोग अपना जो भी नेटिव कल्चर है उसमें एसिमिलेट हो गए। इनफैक्ट कई सारे जो साका सत्रप के राजा है वो हिंदू नाम रखने लग गए। और जैसे हम लोग गोत्र से राजा लोग गोत्र से अपना नाम रखते थे। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, माँ के मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ जो है पैट्रियार्की के बारे में तो बहुत लोग डिस्कस करते हैं। पैट्रियार्की के नाम पे एक निगेटिव एक नैरेटिव सेट किया गया है। ऐसा कहा जाता है जो वीमेन जो है, वीमेन वर नॉट एम्पावर्ड ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स, वो सशक्त नहीं थे, उनको वंचित किया गया है कई प्रिविलेजेस से, तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे पूरा वैदिक काल से इतिहास में पूरा रिकॉर्ड है कि इस तरह महिलाएं जो पूरा सशक्त थे, आज भी सशक्त है। द लिगेसी ऑफ विच फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स इट कंटिन्यूज टू दिस डे। आज हमारे देश का प्रेसिडेंट एक महिला है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। तो वैदिक काल में भी जैसे कि ऋग्वेद में ही ऐसा 22 महिलाएं जो ऋषिकास दे कंट्रीब्यूटेड वर्सेस इन द वेदास। तो इस तरह जो ऋग्वेदिक समय से लेकर आज तक महिलाएं बहुत सशक्त थी। तो इवन जो साका सत्रप्स जो फॉरेनर्स है, ये लोग जो राजा है, ये लोग कुछ राजाओं ने माँ के गोत्रों के नाम से अपना नाम रखा, जैसे गोतीपुत्र। तो ये जो अपना जो हमारा कल्चर है पूरा वो अडॉप्ट कर लिया, उसी में एसिमिलेट हो गया, उसी में पूरा। और ये हमारा जब हिंदू पैंथियन ऑफ डीटीज है उसका भक्त बन गए। इसके पहले हम एक हिलियोडोरस पिलर है मध्य प्रदेश में। हिलियोडोरस पिलर जो है, हिलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर था। शुंगा राजा भगभद्र के कोर्ट में वो एम्बेसडर थे। आज के दिन में भी हमारे भारत और अन्य राज्यों इंटरनेशनल रिलेशंस के हेतु हमारा भी एम्बेसडर्स विदेश में है, विदेशी एम्बेसडर्स हमारे भारत में भी है। ये लिगेसी है, बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो उस समय हिलियोडोरस जो एम्बेसडर था, उनका जो ग्रीक राजा था एंटियलसिदास, उनका मिनिस्टर था, वो भगभद्र के कोर्ट में वो रहते थे। ही वॉज द एम्बेसडर। तो वो विष्णु का भक्त बन गया था। विष्णु का भक्त बनने के बाद उन्होंने उस भगभद्र राजा से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं विष्णु का एक मंदिर बनाना चाहता है, वो मुझे थोड़ा सा जमीन चाहिए। तो हिलियोडोरस ने एक विष्णु का मंदिर स्थापित किया। जैसे विष्णु का मंदिर के बिल्कुल सामने गरुड़ा स्तंभ होता है, गरुड़ा स्तंभ स्थापित किया। वो विष्णु का मंदिर का तो आज कोई निशान नहीं है, क्योंकि ये 3200 साल पहले का बात है। और उस इलाके में, विदिशा इलाके में भी जो इस्लामी आक्रमणकारियों ने कई सारे मंदिर का ध्वंस किया है। तो ये हिलियोडोरस पिलर को वो लोग कोशिश किए थे, ध्वंस कर नहीं पाए। बहुत स्ट्रांग है वो पिलर, तो आज भी वो वहाँ स्थित है। तो उसमें इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन में लिखा गया कि वहाँ के राजा जो भगभद्र था वह काशी के प्रिंसेस की बेटा, और हिलियोडोरस जो है एंटियलसिदास राजा का मिनिस्टर, और यहाँ आके उन्होंने विष्णु का भक्त बन गया। उन्होंने ये स्थापित किया, यह हिलियोडोरस पिलर हिलियोडोरस ने स्थापित किया। तो खंबा बाबा के नाम से भी ये लोकल में जाने जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं लोकल जो कम्युनिटीज़ है। तो और इसके बाद हम कुषाणों के बारे में बात करते हैं। कुषाण जो है ये भी विदेशी माना जाता है। कुषाण ने भी पूरा, जो पहला कुषाण राजा था वो शैवा था, शैव शिव भक्त था। लेकिन हमारे इतिहास के रिकॉर्ड्स में ये लिखा जाता है कि बुद्धिस्ट है। ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, इवन जो फॉरेन रिकॉर्ड्स है उसमें भी लिखा है कि वो शैवा, वो शिव भक्त था। तो जो कुषाण का भी जितने भी रूलर्स थे, इवन एक शिलालेख पाया जाता है। तो ये पूरी भारत में ये पहला ऐसा शिलालेख है जो ग्रीक और संस्कृत एक साथ मिलाया गया है। उसमें ग्रीक एक मंथ के बारे में जिक्र है वहाँ, मैसेडोनियन मंथ। और तो इन लोगों ने एसिमिलेट किया, तो मिक्स किया कल्चर को। संस्कृत इन लोगों का कोर्ट लैंग्वेज था, जबकि वाला ग्रीक लैंग्वेज
एडॉप्ट करना चाहिए था, नेटिव लोगों को थोपना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं किया। तो कुषाण लोगों ने भी पूरा उनका जो भी रूलर्स थे, डायनेस्टिक जो भी रूलर्स थे, ये लोग नाम भी, राजा लोगों ने अपने नाम भी हिंदू नाम रखे। जैसे एक कुषाण राजा था, उसने अपना नाम वासुदेव रखा। तो ये जो है इस्लामी और ब्रिटिश के बारे में बात किया, जो अपना कल्चर थोपा, अपना पूरा आइडेंटिटी थोपा, यहाँ के नेटिव लोगों को प्रताड़ित किया, जेनोसाइड किया, यहाँ का धन लूटा, यहाँ का जो धरोहर ध्वंस किया। और एक ऐसा है कुषाण है सका सत्रप से, जो यहाँ आके यहाँ के हो गए, यहाँ के कल्चर अडॉप्ट किया, यहाँ में एसिमिलेट हो गए, ये पता ही नहीं चलता कि ये फॉरेनर्स है, बिल्कुल ये भारतीय बन गए। ठीक इसी तरह जो आहूम से, ये भी मोंगमाओ एक ताई स्टेट है चाइना में, वहाँ से ये लोग नॉर्दर्न हैंड्स चाइनीज के विरुद्ध इन लोगों का कन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद ये माइग्रेट कर गए और ये अरुणाचल प्रदेश और असम के ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल्ड हो गए। और 1228 सीई में इन लोगों ने यहाँ अपना राजवंश, जो इन लोगों का राज्य स्थापित किया। इनका पहला जो राजधानी था, इन लोगों आहूम लोगों ने कई बार इनके जो राजधानी बदल दिए थे। तो पहला राजधानी है चराइदेव, और इन लोगों का अराउंड 39 ये लोग जो सुकाफा के बाद जो उसी लाइनेज से कुछ बीच में अलग रूलर्स भी हुए थे उनके थोड़ा सा हट के रिलेटिव्स में से, लेकिन जो मेन सुकाफा के लाइनेज से अराउंड देयर आर 39 और मोर देन 39 रूलर्स हु रूल्ड असम फॉर अराउंड 600 years। तो ये आहूम्स भी, वो लोग ओरिजिनली वो सनातनी ही थे, ये भारत के यहाँ नहीं थे, वो बाहर से आए थे, लेकिन ओरिजिनली वो लोग सनातनी थे। ये लोग अपने आप को इंद्र का वंशज मानते थे। और जो भी अपना ट्रेडिशंस है, जो हम लोग बहुत सारे, हमारा हिंदू में ही अलग अलग जो भी कम्युनिटीज है, हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटीज आर देयर। मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ, मैं असम में रहती हूँ, मेरा अपना एक, मेरा पैंथियन ऑफ हिंदू डीटीज को मैं पूजती हूँ। उसके अलावा हमारा एक रीजनल पैंथियन ऑफ डीटीज है, उन्हें भी मैं पूजती हूँ। ठीक इसी तरह आहूम्स भी जो हिंदू देवी देवताओं को भी पूजते हैं, और अपना एक जो रीजनल आइडेंटिटी के रीजनल देवी देवताओं को भी पूजते हैं ये लोग। तो जो ये बाहर से आया, यहाँ एसिमिलेट हो गए, तो इनका भी इतिहास, इंद्र से कैसे अपना इतिहास को, अपना डिसेंट कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में अगला एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।